हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीपुर में। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 1 जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। देखते पहली हेडिंग, स्वतंत्र भारत के समक्ष चुनौतियाँ कौन कौन सी थी उसके बारे में देखेंगे। एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत ने 3 मुख्य चुनौतियों का सामना करा। 3 चुनौतियों का सामना करा भारत ने। कौन कौन सी थी? एकता व अखंडता की चुनौती। एकता व अखंडता की चुनौती। भारत अपने आकार में किसी महाद्वीप के बराबर है। इसमें बताया गया कि भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वो काफ़ी बड़ा है, और वैसे भी सबको ही पता है कि भारत बहुत बड़ा है, महाद्वीप के बराबर एक। यहाँ विभिन्न भाषा धर्म जाति के अनुयायी रहते हैं। यहाँ पे विभिन्न धर्म भाषा के लोग रहते हैं। हिंदू मुस्लिम भाषाएं भी अलग अलग बोली जाती हैं। इन सभी को एकजुट करने की चुनौती थी। देसी रियासतों को भारत में शामिल करना एक गंभीर समस्या थी। और यहाँ पे जब देश आज़ाद हुआ था अपना, तब 565 के आसपास रियासतें थी जिनको भारत में शामिल करना था। ये भी गंभीर समस्या थी। अगला देखते हैं, लोकतंत्र की स्थापना। इसमें भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि लोग उस समय अधिकतर अनपढ़ थे। उन्हें लोकतंत्र के व्यवहार का कोई भी अनुभव नहीं था। इसी कारण लोकतंत्र की सफलता पर संदेह था। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र की स्थापना, इसमें बताया गया कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना करना मुश्किल था, क्योंकि ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे और उन्हें लोकतंत्र के व्यवहार के बारे में पता नहीं था, कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। अब देखते तीसरी समस्या, समानता पर आधारित विकास। कौन सा? समानता पर आधारित विकास। भारत के लिए एक ऐसा विकास करना चुनौती थी जिसमें संपूर्ण समाज का कल्याण होता हो। चुनौती इसलिए थी क्योंकि भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वो काफ़ी बड़ा है। सभी के लिए समानता की व्याख्या, समानता की व्यवस्था और सभी के लिए समान व्यवहार किया जाए, इसमें ऐसा विकास चाहिए था जिसमें सभी के लिए समानता की व्यवस्था हो और सभी के लिए समान व्यवहार किया जाए। किसी के साथ अभद्र व्यवहार या फिर गलत तरीके से व्यवहार ना करा जाए। सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को विशेष सुरक्षा दी जाए। इसमें यह भी बताया गया कि धार्मिक सांस्कृतिक जो है अल्पसंख्यकों की धार्मिक संस्कृति, उसकी सुरक्षा दी जाए और अल्पसंख्यकों को भी विशेष सुरक्षा दी जाए। तो हमने पहली हेडिंग में क्या देखा वो देख लेते हैं। 3 चुनौतियां थी स्वाधीन राष्ट्र के रूप में। पहली थी एकता व अखंडता की चुनौती, दूसरी थी लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती, फिर तीसरी थी समानता पर आधारित विकास की चुनौती। अब चलते हैं आगे। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, क्या था ये? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जिसका हिंदी में मतलब है भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, नामक भाषण जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को संविधान सभा के विशेष सत्र में दिया। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जवाहरलाल नेहरू ने यह भाषण दिया था, जिसका हिंदी में कहते हैं भाग्य बधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। इसमें ये कहाँ पे दिया? संविधान सभा के एक विशेष सत्र में इस भाषण को नेहरू जी ने दिया। अब देखते किन 2 प्रांतों का बंटवारा। भारत के विभाजन में पंजाब और बंगाल का बंटवारा किया गया। अब आगे चलते हैं। 15 अगस्त खुशी एवं गम दोनों ही परिस्थितियों का दिन क्यों? अब देखते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार 15 अगस्त 1947 का दिन खुशी का इसलिए दिन था क्योंकि भारत को आज़ादी मिलनी थी, और गम का दिन इसलिए क्योंकि भारत के विभाजन के साथ हिंदू मुस्लिम दंगे भी हो रहे थे। ये महात्मा गांधी ने बोला था कि 15 अगस्त हमारे लिए खुशी का दिन भी है और गम का दिन भी है। खुशी का दिन इसलिए है क्योंकि भारत को आज़ादी मिल रही है। गम का दिन इसलिए है कि भारत का विभाजन हो रहा है और भारत के विभाजन के साथ हिंदू मुस्लिम दंगे भी शुरू हो रहे थे। आगे चलते हैं। किन 2 बातों पर सबकी सहमति थी? किन 2 बातों पर सबकी सहमति थी? आज़ादी की लड़ाई के समय निम्नलिखित बातों पर सबकी सहमति थी। जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी ना, उस टाइम पे किन 2 बातों पर सबकी सहमति थी वो देखते हैं। पहली बात, देश में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होगी
और शासन लोकतांत्रिक पद्धति से चलाया गया। पहली बात में ये बताया कि देश में जो सरकार चलेगी वो लोकतांत्रिक सरकार होगी और शासन कैसे चलेगा, लोकतांत्रिक पद्धति से चलेगा। दूसरी बात क्या थी, सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी। इसमें बताया गया कि दूसरी बात में कि सरकार है वो समाज के सभी वर्गों के लिए काम करेगी, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, सबके लिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में मुख्य अंतर क्या था। जो हमारे देश का पूर्वी इलाका था और पश्चिमी इलाका, उसमें अंतर क्या थे, मुख्य दो अंतर देखेंगे। पूर्वी क्षेत्र में सांस्कृतिक एवं आर्थिक असंतुलन, बैलेंस नहीं था। एक तो सांस्कृतिक और आर्थिक बैलेंस नहीं था पूर्वी क्षेत्र में, परंतु पश्चिमी क्षेत्र में विकास की चुनौती थी। मतलब यहाँ पे विकास की जरूरत थी, विकास नहीं हुआ था उतना। आगे चलते हैं। पूर्वी क्षेत्र भाषाई समस्या से जूझ रहा था। पूर्वी क्षेत्र में भाषाई समस्या चल रही थी, जबकि पश्चिमी क्षेत्र धार्मिक जातिवाद। यहाँ पे क्या पश्चिमी क्षेत्र में क्या चल रहा था, धार्मिक जातिवाद एक बार की समस्या थी। मैं फिर से इसको समझा देता हूँ। पूर्वी क्षेत्र में सांस्कृतिक और आर्थिक बैलेंस ठीक नहीं था, समस्या थी वहाँ पे। पश्चिमी क्षेत्र में विकास की चुनौती थी। क्या थी, विकास की चुनौती। फिर पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र था जो भाषाई समस्या से भी जूझ रहा था, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में धार्मिक जातिवाद की समस्याएं अधिक थी। जातिवाद हो रहा था पश्चिमी क्षेत्र में, धार्मिक जातिवाद होगी। अब चलते इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये क्या था देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, अधिकतर देसी रजवाड़ों ने भारतीय संघ में अपने विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इसे ही विलय पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। भारतीय रजवाड़े जो थे रियासतों के, उन्होंने भारत सरकार में वो मिले, उन्होंने एक एग्रीमेंट टाइप के पत्र पर साइन करे, जिसे विलय पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या सहमति पत्र कहते हैं। आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी। भारत में रजवाड़ों की संख्या 565 थी उस टाइम पे। कितनी थी, 565 आजादी के समय। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या था। अब यहाँ देखेंगे द्विराष्ट्र सिद्धांत, जैसे कि पता चल रहा है द्विराष्ट्र मतलब द्वि मतलब दो, राष्ट्र मतलब देश, ऐसा कह सकते हैं। द्विराष्ट्र मतलब दो देशों के बारे में बात होगी यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। अब देखते हैं क्या हो। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत से अभिप्राय यह था कि भारत किसी एक कौम का नहीं अपितु हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश है, और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग करी, क्योंकि इनका कहना था कि भारत किसी एक कौम का देश नहीं है, बल्कि वो दो कौमों का देश है, हिंदू मुसलमान। तो इन्होंने कहा कि हमें मुस्लिमों के लिए एक अलग देश चाहिए, और इन्होंने पाकिस्तान की मांग करी। और पाकिस्तान की मुस्लिम लीग के जो मुखिया थे एक तरह से, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तर्क दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान तथा मुसलमानों के लिए पाकिस्तान के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात रखी। अब देखते सीमांत गांधी के बारे में जानेंगे। अब सीमांत गांधी कौन थे, चलो देखते हैं कौन थे। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। वे उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के निर्विवाद नेता थे। मतलब ऐसे अच्छी छवि के नेता थे। कहाँ के, वे उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के। खान अब्दुल गफ्फार खान अपने क्षेत्र को पाकिस्तान में शामिल किए जाने के विरुद्ध थे। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, वो उनके क्षेत्र था जो वो पाकिस्तान में शामिल किया जा रहा था। उन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई कि हमारे क्षेत्र को पाकिस्तान में शामिल ना करा जाए, लेकिन उनकी मांग को या आवाज़ को अनदेखा करके उनके क्षेत्र को पाकिस्तान में मिला दिया गया। आगे चलते हैं। अब आया एक इम्पोर्टेंट टॉपिक,
विश्व एवं भारत के नेता राजनीति को किस प्रकार से देखते थे। इसमें पता क्या करेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे। पहले हम विश्व के नेताओं की थिंकिंग देखेंगे कि राजनीति को लेकर क्या थिंकिंग है। फिर हम इंडिया के नेताओं की थिंकिंग देखेंगे, पॉलिटिक्स को लेकर क्या है। चलो देखते हैं। पहले विश्व के बारे में चर्चा कर लेंगे। विश्व के कई देशों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं अपनाया, क्योंकि उनका विचार था कि राष्ट्र निर्माण जैसी समस्या का समाधान लोकतंत्र में नहीं किया जा सकता। इसमें देखो क्या बोला इन्होंने, विश्व के कई और देश भी आज़ाद हुए जब भारत आज़ाद हुआ, पर उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं अपनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि लोकतंत्र से बहुत अच्छी तरीके से देश में शासन व्यवस्था चलाई जा सकती है, इसलिए उन्होंने अपना रुझान लोकतंत्र की तरफ रखा ज़्यादा।